यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं मेहुल भट्ट आप सभी का इस क्लास में। आज हम जो लेके आए हैं वो अपने एग्जाम के रिवीजन को लेकर के सेकंड चैप्टर है, जो कि आपके चैप्टर का नाम है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत ही कम टाइम में हमें पूरा चैप्टर निपटाना है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये अगर आपको यहां पर देखना है तो मैं बताता हूं कि मान लो अगर कोई चार्ज है, क्या है चार्ज को हम कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है, किसी भी एक टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए अगर कोई वर्क डन करना पड़ता है ना, अ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या किया हमने, वर्क किया किस पर, टेस्ट चार्ज पर, यानी कि इसके ऊपर वर्क कहां से लेके आए, इन्फानाइट से किसी पॉइंट तक, है ना। दिस इज नॉन एज पोटेंशियल। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की क्या होती है बच्चों, जूल। क्या होती है, जूल। क्यू की क्या होती है, कुलाम। क्या होती है, कुलाम। तो जूल पर कुलाम। समझ गए बात को, जी सर बिल्कुल समझ गए। और आगे देखिए, एक और चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस में, क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क डन हमें करना होता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, है ना। सेम यूनिट इसकी भी यही हो जाएगी, जूल पर कुलाम। और जूल पर कुलाम को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वोल्ट। क्या कहा जाता है, वोल्ट। समझ गए बात को, जी बिल्कुल रेडी। ठीक है, तो ये था आपका पोटेंशियल के बारे में। देखा, कुछ सेकंडों में सारी चीजें सीखनी है, सीखना सारा है और समय कम है हमारे पास, तो उस हिसाब से ही हम सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक छोटा सा डेरिवेशन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। तो ध्यान से देखना इसे, कि मान लो कोई चार्ज है हमारे पास जो इन्फानाइट पर है, और इधर एक चार्ज हो गया Q। इन्फानाइट पर जो है दिस इज अ टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है ये, टेस्ट चार्ज, है ना। उसको आपको लेकर आना है। कहां लेकर आना है, एक पॉइंट यहां पर डिसाइड कर देते हैं हम, है ना, इस P पॉइंट पर। ठीक है, अब इस P पॉइंट पर लाने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, जो कि मैं नाम दे रहा हूं इसका dx। क्या नाम दे रहा हूं, dx। इतना लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि dw। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है दिस इज r, ये जो डिस्टेंस है इसे हम मान लेते हैं x। कहां से लेके आ रहे हैं आप इसको, इन्फानाइट से इधर dx पर लाने के लिए। तो इन्फानाइट से थोड़ा dx खिसकाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो f डॉट dx, है ना, डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, ab cos थीटा। तो उसी तरह से f डॉट dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f dx cos थीटा। तो dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। cos 180 की वैल्यू कितनी रहती है, -1। क्या रहती है, -1। याद रखना नाम, है ना। सो dw इज इक्वल टू f dx, -1 का माइनस अपन ने बाहर चिपका दिया। F का मतलब क्या होता है, दिस इज अ कूलम्ब फोर्स, यानी कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, यहां पर हम रखते हैं। तो dw इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर डॉट dx। खत्म काम। समझ गए बात को, जी सर बिल्कुल समझ गए। तो हम अब पूरा हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ये चिपका दिया अपन ने एक इंटीग्रेशन का साइन, ये माइनस पहले से चला आ रहा है, माइनस यहां लगा दिया। dw का क्या हो जाता है, w माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0। ये तो अपन ने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/x स्क्वायर डॉट dx का इंटीग्रेशन। तो x की पावर ऊपर चली गई तो -2 डॉट dx। लिमिट क्या लगा देंगे, इन्फानाइट से कहां पर लाना है, r डिस्टेंस तक।
समझ गए जी सर। तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन हमने कर दिया है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है इधर देखो, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 n + 1 अपॉन n + 1 ये फॉर्मूला लगेगा। तो -2 + 1 कितना होता है, ये तो होता है x की पावर -1 अपॉन -1 इन्फानाइट से r तक। क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, तो -1 और ये माइनस बाहर ले लेता तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और इधर x की पावर -1 है वो नीचे ले रहा हूं, सुनना ध्यान से, x की पावर -1 को नीचे ले रहा हूं, +1 हो जाता है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका 1 अपॉन x की पावर 1, और लिमिट क्या है इन्फानाइट से r तक। ये क्यू नॉट W के साथ नीचे ले रहे हैं हम, तो W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की जगह हम r लिखेंगे, एक बार x की जगह हम इन्फानाइट लिखेंगे। समझ गए बात को। तो W अपन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है V, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। यहां पर क्या बच गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या बच गया आपके पास 1 अपॉन R, क्योंकि 1 अपॉन इन्फानाइट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0, ध्यान में रखना है ना। सो V इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, दिस इज द वैल्यू ऑफ V। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस देख सकते हैं, वीडियो है, टेंशन किस बात की लेनी, ठीक है। चलिए, और कोई लाइन नहीं समझ में आया तो आप मेरे को डायरेक्टली ऑफलाइन पूछ लेना, है ना। तो नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक आता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इस चैप्टर की यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। हम सारे डेरिवेशन और थ्योरी इस पोर्शन में कवर करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, अब क्या होता है देखो ध्यान से। एक डाइपोल है हमारे पास, क्या है, डाइपोल। ये बना दिया मैंने डाइपोल। एक हो गया आपका -Q, दूसरा हो गया आपका +Q, देखना, ठीक है। अब बीच में पॉइंट हम ले लेते हैं O, ये दूरी हो गई A और ये भी डिस्टेंस हो गई A। दिस पॉइंट इज नेम A एंड B, ठीक है। अब यहां से सुनना ध्यान से, R डिस्टेंस पर, कौन सी डिस्टेंस, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया हमने P, जहां पर आपको क्या निकलना है, पोटेंशियल। इस डाइपोल के कारण उस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या लग रहा है, ठीक है। अब दो डिस्टेंस मैं यहां ले लेता हूं, इसको मैंने मिला दिया, दिस डिस्टेंस इज R1, इसे मैंने मिला दिया, दिस डिस्टेंस इज R2। ये दोनों डिस्टेंस अपन ने बना दी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो, यहां मैं लिख रहा हूं, अगर लाइट के कारण नहीं दिखाई दे रहा है तो सुन लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए के कारण पोटेंशियल कितना लग रहा है, तो आइए लिखते हैं, VA इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q अपॉन R1। दिस इज इक्वेशन 1। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B के कारण पोटेंशियल कितना लग रहा है, तो VB इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, प्लस का इसलिए प्लस चिपका दिया मैं। टोटल पोटेंशियल की बात की जाए, टोटल पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। V की वैल्यू आपके पास क्या है, ठीक है, VA कितना है अपने पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q अपॉन R1
प्लस 1/4πε0 Q/R2, है ना। आगे देखिए, तो V इज इक्वल टू आ गया आपके पास Q/4πε0, हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1/R2 माइनस 1/R1। क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और आगे बढ़े। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, R1 तथा R2 की। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, R1 और R2 की, है ना। तो आइए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। चलिए फिर, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक छोटा सा हम एक तरीका करेंगे। देखिए, ये जो दिख रहा है, इस लाइन को मैंने यू ले लिया और इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, सेम इसे यहां पर ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा। नाम दे देते हैं, ऊपर वाले को आपने एम नाम दे दिया, नीचे वाले को एन नाम दे दिया। हो सके आपके नोट्स में मैंने कुछ अलग लिखा हो, लेकिन सारी चीजें सेम रहेगी, नेम कभी कभी चेंज हो सकते हैं, है ना। अब देखो, ट्राइंगल पी ए एन, क्या बोला मैं, ट्राइंगल पी ए एन। तो पी ए वाली जो लाइन है वही इक्वल है पी एन के। सुनना, क्या बोला मैं, ट्राइंगल पी ए एन में जो पी ए है, दिस इज, यही इक्वल है पी एन के। तो पी ए आपका क्या है, पी ए इज इक्वल टू R1। पी एन किसके बराबर है, पी ओ प्लस ओ एन। किसकी इक्वल है, पी ओ प्लस ओ एन। तो R1 इज इक्वल टू पी ओ की वैल्यू कितनी है, R प्लस ओ एन। अब हमें तो ओ एन की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, ओ एन ए में cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस क्या हो गया ओ एन, हाइपोटेनियस क्या हो गया ओ ए। ओ एन अपॉन ओ ए, यानी कि ओ एन अपॉन स्मॉल ए इधर चला गया, तो ओ एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, कहां रख रहे हैं, ओ एन की जगह। तो R1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, R1 इज इक्वल टू हो गया आपके पास R प्लस ए कॉस थीटा। समझ गए बात को, दिस इज द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, और आगे अब हमें इसी तरह से वैल्यू निकालनी है किसकी, R2 की। R2 भी सेम रहेगा। R2 इस वाले ट्रायंगल में देखो, पी एम बी, कौन सा ले रहा हूं मैं, पी एम बी, यानी कि जो पी बी की वैल्यू है वही, जो साइज है वही रहेगी पी एम की। क्या बोला मैं, जो पी बी की साइज है वही किसकी रहेगी, पी एम की। ठीक है, तो पी बी इज इक्वल टू पी एम। तो पी बी इज इक्वल टू तो R2 है, लेकिन पी एम तो हमें नहीं पता, तो वो अपन कर सकते हैं पूरा R माइनस ओ एम, है ना। यानी कि ये देखो, पी ओ माइनस ओ एम, तो R2 इज इक्वल टू पीओ की वैल्यू कितनी है आपके पास, पीओ की वैल्यू कितनी हो गई, R माइनस ओ एम। ओ एम की वैल्यू भी ऐसे ही निकालनी है आपको, ये वाला ट्रायंगल उठा लो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन ओबी। ओबी की वैल्यू कितनी है, ए, सुनना ध्यान से, ओ एम अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ओ एम की भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सिमिलरली ओ एम इज इक्वल टू भी ए cos थीटा। तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू आपका R माइनस ए cos थीटा। तो आपके पास R1 और R2 दोनों वैल्यू आ गई। नाउ यह जो वैल्यू है R1 और R2 पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, इसे नाम 2 दे रहा हूं, इसे हम नाम 3 दे देते हैं। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो 4 और 5 वाली जो वैल्यू है ये हम पुट कर रहे हैं किसमें, 3 में, है ना। तो आइए शुरू करें, फ्रॉम 3 Q ओपन 4πε0 है, वैसा वैसा लिखना है। देखना इधर 1/R2 की जगह आप क्या लिखोगे, R माइनस ए cos थीटा।
और 1/r1 की जगह आप क्या लिख दोगे, r प्लस ए कोस थीटा। क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। आइए शुरू करें। तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, r माइनस ए कॉस थीटा। r1 की कितनी है, -1/r प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई आपके पास। और आगे देखिए, v इज इक्वल टू एलसीएम ले लो दोनों का, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम में यहां पर क्या आ जाएगा, r माइनस ए कॉस थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, r प्लस ए कॉस थीटा। बस खत्म बात। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 1 है, ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका r प्लस ए कॉस थीटा, बीच में माइनस का साइन है, यहां जाएगा r माइनस ए कॉस थीटा, वो माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट खुलते ही, तो r प्लस ए कॉस थीटा। ये ऊपर आ रहा था लेकिन माइनस प्लस हो गया, बाहर माइनस है इसलिए। समझ गए? जी सर। तो r से तो r कैंसिल हो गया, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा कितना होता है, 2a कॉस थीटा। तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a कॉस थीटा, a प्लस बी है माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान में रखना है। तो a स्क्वायर की जगह r स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की जगह a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? Q2a किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के। किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के, ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा खिसका देते हैं इसको, फिर अपन आगे करते हैं। तो देखते रहना, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वैसा कैसा लिख दिया, Q2a, इसे अपन लिख रहे हैं P इज ए डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चैप्टर 1 वाली चीज। तो v इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2a को आपने क्या लिख दिया, P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इफ r इज वेरी ग्रेटर देन a, अगर r जो है वो बहुत ही बड़ा है a से, देन a इज सिमिलर टू 0, a को 0 मान लिया जाएगा। r बहुत बड़ा हो गया था, a उसके कंपेयर में क्या हो गई, बहुत कम मतलब क्वांटिटी हो जाती है, तो इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए अपन 0 के सिमिलर ले लेते हैं, है ना। सो a इज सिमिलर टू 0, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? अगर आपको डाइपोल का पोटेंशियल इक्विटोरियल पूछ लिया जाता है तो उस समय आप थीटा की वैल्यू लिख देना 90 डिग्री, और अगर आपको इसके एक्सियल पॉइंट पर पूछ लिया जाता है तो आप थीटा की वैल्यू लिख देना 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो उस समय डाइपोल मोमेंट जो रहता है, डाइपोल का जो पोटेंशियल रहता है वो मैक्सिमम रहेगा। cos 90 की वैल्यू 0 मतलब कि, समझ गए? ठीक है, तो ये था एक आपका छोटा सा डेरिवेशन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ, है ना। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक छोटी सी थ्योरी है ना, ज्यादातर आप उसमें देख लेना, एक नॉर्मली मैं आपको समझा देता हूं है क्या एक्चुअल में, है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक वो सरफेस होता है जिसके, मान लो ये एक सरफेस हो गया, कोई भी आप पॉइंट ले लो, सभी जगह, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो सब जगह इस पे पोटेंशियल की जो वैल्यू रहती है ये क्या रहती है, सेम रहती है ना। तो इस पर किया गया जो वर्क डन रहेगा, ये सारी प्रॉपर्टी भी अंदर ही है ना। व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, अ सरफेस वेयर ऑल पॉइंट हैव अ सेम पोटेंशियल, है ना, सभी उसके पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, वो इक्विपोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल पे वर्क डन नहीं करना होता है, क्योंकि मतलब कि वहां पर जो वर्क डन की वैल्यू रहती है वो 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, QV, तो QVA माइनस VB, तो दोनों सेम है, एक का 5 मान लो दूसरा भी 5 मान लो, तो 0 हो गया ये तो।
ठीक है, तो ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके डायग्राम जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहता है ना। कुछ इस तरह से आपकी कॉपी में बनाया हुआ होगा, आप देख लेना। जैसे एक चार्ज का अपन बना देते हैं, ये जैसे प्लस चार्ज ले लिया आपने, ठीक है, तो इसके चारों तरफ हमने हमारी नोटबुक में कर रखा है कुछ इस तरह से, है ना। देन दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ध्यान में रखना है ये सारी चीजें, और थ्योरी है आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए और आगे हम बढ़े। नेक्स्ट जो आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिंपल सा छोटा सा बताऊंगा शॉर्ट में, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं, अपन वन शॉट चल रहे। देखो एक चार्ज हो गया, दो चार्ज है आपके पास, एक Q1 है दूसरा Q2 है। Q1 को हम लेके आए इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट पर। अब लाने के लिए वर्क डन तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एग्जिस्ट नहीं था, है ना। तो वहां पर उसको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू क्यू वी। अब पहले से कोई चार्ज है ही नहीं, तो वो आदमी अपना पोटेंशियल लगा ही नहीं रहा है, V की वैल्यू यहां पर 0 है, तो W1 इसका क्या हो जाता है 0। अब दूसरा चार्ज हम लेके आ रहे हैं, ये आ गया आपका Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R, उसको यहां पर लेके आए, लेकिन Q1 पहले से एग्जिस्ट, मतलब Q1 पहले से बैठा हुआ था। अब Q1 यहां पर है, तो आपको W2 कितना करना पड़ा, देखो Q2 को लेके आए, V1 उसका पोटेंशियल पहले से है, तो W2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, Q2 V1 की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, जो कि हमने पॉइंट चार्ज में अभी निकाला है। तो W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2, 2 पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं हम यहां पर, है ना। सो U इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। खत्म काम, समझ गए बात को। तो ये था आपका किसकी वैल्यू, U की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट है ना, अगला क्या आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ यहां पर 3 पॉइंट चार्ज के लिए ज्यादा पूछा जाता है ना। कितने पॉइंट चार्ज, 3 पॉइंट चार्ज। तो उसकी डेरिवेशन हम कर लेते हैं, सेम चीज जो कि अभी पहले की थी हमने। बीच की लैंग्वेज आप देख लेना, अपने नोट्स में लिखी हुई है, वहां से पढ़ते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 3 चार्ज इन्फाइनाइट पर पड़े हुए हैं और हम वहां से इसे लेके आ रहे हैं। पहला चार्ज में लेके आया यहां पर Q1 को। Q1 को मुझे लाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो इसका W1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो तो हो जाएगी 0। देयर हैज नो चार्ज, अनदर चार्ज, ठीक है ना। अब हम लेके आ रहे हैं Q2 को, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है R12, मतलब पहले से एक आदमी बैठा हुआ है, उसका पोटेंशियल लगेगा, तो W2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी। बीच की लैंग्वेज आपको पता ही है, अपने अंदर लिखी हुई है, आप नोट्स खोल के बैठना है ना, डायरेक्ट मत पढ़ना। तो W2 इज इक्वल टू यूनी के बेड पे पड़े हुए, बिस्तर पड़े हुए, चलो यार कुछ नहीं तो ये देख लेते हैं, नहीं, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना। W2 इज इक्वल टू हम किसको लेके आए, हम Q2 को लेके आए। पहले से पोटेंशियल किसका था, V1 अपना पोटेंशियल लगा रहा था, उसका जारी रहा, तो W2 इज इक्वल टू हो जाता है Q2 और V1 की वैल्यू हो गई आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, जो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है। सो W2 इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। खत्म का, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं। अब तीसरे की जो एनर्जी हो जाएगी W3 इज इक्वल टू, थर्ड पॉइंट हम लेके आए हैं। थर्ड लाने से पहले हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास 2 हैं, कौन कौन से हैं। Q2 भी बैठा हुआ है, Q1 भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q3। डिस्टेंस का नाम दे दिया जाए इन दोनों के बीच में R23, और इन दोनों के बीच में दे दिया जाए R13। खत्म काम, ये दोनों हमने नाम दे दिए हैं। अब हमारे पास Q3 के साथ V1 का पोटेंशियल भी है, प्लस Q3 के साथ V2 का पोटेंशियल भी है। तो Q3 V1 की वैल्यू होती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13, जो कि डिस्टेंस वहां पर दे रखी है, प्लस Q3
और यहां दे रखा है 1/4πε0 Q2/R23, जिसे प्यार से हम थोड़ा सही तरीके से लिख देवें इसे, तो क्या लिखेंगे इधर देख लो, W इज इक्वल टू 1/4πε0 W3 इज इक्वल टू, है ना, Q1 Q3/R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23। टोटल एनर्जी क्या होती है, इन सभी का वर्क डन हमें जोड़ना है। तो U इज इक्वल टू आपका हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3। तो U इज इक्वल टू W1 की वैल्यू क्या है, W1 की वैल्यू है 0। W2 की क्या है 1/4πε0 Q1 Q2/R12, है ना। तो 1/4πε0 Q1 Q2/R12, इसके बाद आपका आ जाता है W3 की वैल्यू जो कि कितनी है 1/4πε0, सब में है, बाहर कॉमन ले लेते हैं, हमारे क्या जा रहा है Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। समझ के बात को, जी सर बिल्कुल क्लियर, काम फाइन, है ना। सो दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक, है ना, इजी भी था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं अगले तरफ। क्या था इसमें, 3-4 से लाना था, वर्क डन किया, जोड़ दिया। वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू QV, जितना वर्क उतनी एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो लाइनें याद रखनी है इसमें, ठीक है। V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr इंटीग्रेशन, ये ठीक है। एक दूसरी लाइन V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, कहीं D लिखा हुआ कहीं L लिखा हुआ है, ज्यादातर हमने आगे की डेरिवेशन में इसे ही यूज किया है ना। तो ये दोनों लाइनें हमें पता रखनी है, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या होता है V/D। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो है आपका वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमें यहां पर निकालना है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर हमने चिपका दिया एक डाइपोल, माइनस Q प्लस Q, बीच का पॉइंट O A B, दिस एंगल इज थीटा। अब इसे घुमाया जा रहा है, मतलब θ1 से हमें θ2 ले जाना है, समझ गए। पहले θ1 था, अब हमने थोड़ा और घुमा दिया, अब कितना हो गया θ2। इसको θ1 मान लेते हैं। अब आपने बना दिया θ2, यानी कि ये जो था इसे घुमा के अपन यूं ले जा रहे हैं, θ2 तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, W इज इक्वल टू, घुमाने के लिए यूज करेंगे टॉर्क, टाउ डॉट डी थीटा। क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर। तो W इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू क्या होती है आपके पास, PE साइन थीटा, जो कि हम पढ़े हैं चैप्टर 1 में, डॉट डी थीटा। इंटीग्रेशन रहेगा θ1 से θ2 तक। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस। तो W इज इक्वल टू PE बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार थीटा की जगह हम ऊपर वाली लिमिट यानी कि θ2 लिखेंगे और एक बार हम नीचे लिखेंगे θ1। तो W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट, वो माइनस ये माइनस मिलके क्या हो गए प्लस कॉस θ1, है ना। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, PE cos θ1
1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारा आंसर किसका है? W का है। क्लियर, समझ गए बात को? जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो देख लेना ये सारी चीजें, है ना। बहुत ही इजी इजी चैप्टर है, ज्यादा कोई बड़े और हैवी टास्क नहीं है जो हम ले रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो आता है वो है आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते क्या है एक्चुअल में, है ना। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ये वो सब्सटेंस है जो अंदर से करंट पास नहीं होने देंगे, लेकिन इनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास जरूर हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी प्रेजेंस बताते हैं कि हमारी वजह से कुछ प्रभाव पड़ा है, कुछ इफेक्ट आया है ना। तो ये होते हैं डाइलेक्ट्रिक। होते सब क्या, इंसुलेटर है ना। लेकिन सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। ठीक है, तो अब पोलर क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जो कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, अगर इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव के अगर जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं है, वो किस में आते हैं? पोलर। मतलब कि यह एक परमानेंट डाइपोल बनाते हैं। कौन सा डाइपोल बनाते हैं? परमानेंट डाइपोल। नॉन पोलर इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि उनके क्या रहते हैं? सेंटर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वो कोइंसाइड रहते हैं और ये परमानेंट डाइपोल नहीं बनाते हैं। एग्जांपल इसका है CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेंजीन, ये सब इसमें आ जाते हैं। और इसमें आ जाएगा आपका H2O यानी कि वाटर, HCl, NH3, एल्कोहल, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। पोलर में सेंटर कोइंसाइड नहीं होते हैं, नॉन पोलर में सेंटर कोइंसाइड होते हैं। पोलर परमानेंट डाइपोल बनाता है और ये नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा टॉपिक था डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस मतलब कि चार्ज को लेने की कैपेसिटी, कि कोई डिवाइस या कोई भी कंडक्टर है वो कितना चार्ज होल्ड रख सकता है, वही कहलाता है आपका कैपेसिटेंस, है ना। तो वह डिपेंड करता है पोटेंशियल पर, यानी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू द V। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? CV। C इज इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन V। ये आपके हो गया, काम खत्म, है ना। Q का मतलब क्या होता है? चार्ज। ठीक है, अगर अपन यूनिट की बात करें, किसकी बात कर रहा हूं मैं? यूनिट। Q का यूनिट क्या हो जाएगी? कुलाम। और V की क्या होती है? वोल्ट। कुलाम पर वोल्ट, इसे हम कहेंगे फेरड। क्या बोलेंगे? फेरड। नाम आपको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल में माइक्रोफेरड, मिलीफेरड, नैनोफेरड इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। ज्यादातर माइक्रो रहता है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, और पिको फेरड भी बहुत बार पूछा गया है, तो 10 की पावर -12 चिपका देना है। समझ गए बात को? क्वेश्चन जब यहां से पूछे जाते हैं, कभी चांसेस काफी रहते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ज्यादातर अभी पुराने पेपर की बात करें, माइक्रो ही पूछा गया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपके अपने हिसाब से इस तरह से देखते रहना। मेरे नोट्स और ये लेक्चर दोनों को साथ कॉम्बिनेशन रखोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी और जल्दी क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आता है वो है अपना, क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका आपको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस, है ना। तो हम एक स्फेयर बना देते हैं। ये मान लो एक स्फेयर हो गया जिसकी रेडियस आपको R दे रखी है। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ स्फेयर V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/R। C का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू होता है, फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, यहां यू लाइन लिख देना है ना। C इज इक्वल टू होता है क्या आपके पास? Q/V। तो C इज इक्वल टू Q और V की वैल्यू तो ये रही, कितनी है? 1/4πε0 Q/R। Q से Q कट गया, ये ऊपर चला गया। आपके पास C की वैल्यू कितनी आ गई? 4πε0R। खत्म का। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मुश्किल से कभी नहीं पूछा है अगर अपन देखें तो, पर हमें ध्यान में रखना टॉपिक है, पढ़ लिया और खत्म बात। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अब हम और आगे बढ़ते हैं।
अगला जो आता है आपका वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर बच्चों एक ऐसी डिवाइस है, देखो प्रिंसिपल और दोनों चीजें मैं एक साथ समझा देता हूं, है ना, जिसका काम है चार्ज को होल्ड रखना। लेकिन ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू क्यू अपन वी। अगर आपको किसी की कैपेसिटी बढ़ानी है और आप चार्ज ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं तो आपको V क्या करना पड़ेगा? कम। V कम करने से C की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो कैपेसिटर में यही सिस्टम किया जाता है ग्राउंड करके, है ना। तो समझ गए बात को? तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्या है? जो मतलब एक डिवाइस रहती है, पेयर ऑफ कंडक्टर्स हैविंग अपोजिट चार्जेस, है ना। और ज्यादातर अलग अलग टाइप के रहते हैं, सिलेंड्रिकल रहता है, स्फेरिकल रहता है और पैरेलल प्लेट रहता है। हम आगे जो पढ़ने वाले वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? सुनना ध्यान से। दो प्लेट रहती हैं अपोजिट, एक प्लस हो गई और एक इधर लगा दिया चार्ज, इस पर प्लस और इस पर हमने लगा दिया माइनस। इसे कर दिया जाता है ग्राउंड। क्या कर रहे हैं हम? ग्राउंड कर दिया इसे, ठीक है। दिस डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेटें पैरेलल हैं, दोनों अपोजिट है, बन गया आपका क्या? कैपेसिटर। क्या पूछा है? कैपेसिटेंस। चलिए निकालें जी, बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी बार पूछा गया है ये भी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जरूरत है पोटेंशियल की, पोटेंशियल से पहले हमें जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। दो प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर हम देखें तो कितना क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एक प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरी प्लेट का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर कहां से आया? फर्स्ट चैप्टर, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? आधा आधा दोनों है जुड़ गए तो क्या हो गए? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? या वो लाइन लिख देना है, फ्रॉम रिलेशन बिटवीन, अंदर लिखी हुई है आपको पता ही है ना। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। डी क्या है? D इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है आपके पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय ए। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। खत्म। किसकी वैल्यू आ गई? V की। हमें क्या निकालना है? हमें तो C निकालना है। तो C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू Q और V की वैल्यू कितनी है? QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया, C की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। खत्म का, छोटी सी चीज थी, ठीक है। अगर इसमें पूर्णतः डाइलेक्ट्रिक फील्ड भरा जाए तो आप क्या करोगे? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड या पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम कह सकते हैं, D। ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। तो ध्यान में रखनी है ये सारी चीजें। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो है, कुछ नजर नहीं आया भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एक आध चीज और होगी ना। तो चलिए एक डेरिवेशन और है, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर सुनना ध्यान से। आगे आ रहा तो ठीक है, नहीं तो हम यही देख लेते हैं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए किसी T थिकनेस का, क्या बोला मैं? सेकंड वाला आपका देखना है ना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर चार्ज लगा दिया हमने प्लस और यह लगा दिया माइनस, ठीक है। अब यहां पर बीच में हम भर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस है T। पूरी जो डिस्टेंस है वो है D, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, एक इसका और एक बाहर वाले का। बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड आप E नॉट मान लो और इसका आप मान लेते हैं E नॉट अपॉन K। सर K क्या है? K इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
k टाइम्स वो चीज कम हो गई, समझे, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला मैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नोट प्लस ई नोट अपॉन के। ठीक है, पोटेंशियल की बात की जाए, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना ध्यान से, ये खाली वाले पोर्शन का ये वाला डिस्टेंस कितनी है, टोटल D में से T माइनस हो गई तो E नॉट D माइनस T, प्लस इसकी कितनी हो जाएगी आपकी E नॉट अपॉन K इंटू डिस्टेंस कितनी है D, कितनी है T, ध्यान में रखना है ना। तो V इज इक्वल टू ई नोट आप बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर आपके पास क्या बच रहा है, D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये चीज बच गई। ई नोट की बच्चों वैल्यू क्या होती है, ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, अभी मैंने बताया आपको वहां पर, है ना। तो D माइनस T प्लस T अपॉन K, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A, V इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नोट, अंदर क्या बच गया आपके पास, D माइनस T प्लस T अपॉन K, खत्म काम। ठीक है, Q बाय A एप्सिलॉन नोट हो गया, ये G बिल्कुल हो गया। तो V इज इक्वल टू, चलो अब तो V की बात कहां कर रहे हैं, हमें तो अब निकालना है C। C का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ठीक है, अब यहां पर लिख रहा हूं मैं, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू ये पूरी पूरी चिपका देते हैं यहां पर, तो कितनी है आपके पास, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, अंदर आ जाएगा आपके पास D माइनस T प्लस T अपॉन K, खत्म काम, Q से Q कट गया। C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दिस इज द फाइनल आंसर, तो A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K, खत्म काम। ये चीज यहां पर क्लियर, समझ गए बात को, जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं, अगला जो आता है टॉपिक है वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जो कि दो टाइप से होता है, एक होता है आपका सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज की। ये कैपेसिटर हैं जो कि मैंने सीरीज में जोड़ दिए हैं, ये बैटरी से कनेक्टेड हो गए। सुनना ध्यान से, है ना, अपन क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज में इसका पोटेंशियल V1 हो गया, इसका V2 हो गया और इसका V3 हो गया, इसकी कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपन V। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपन C। देखो ध्यान से, नॉर्मली फॉर्मूले की बात करें तो Q इज इक्वल टू तो क्या होता है, CV, बताइए आपको। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, Q अपॉन C। फर्स्ट वाले की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो V1 इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C3। तीन चीजें हमारे पास यहां पर आई है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर, है ना। तो V की वैल्यू आपके पास कितनी है, Q अपॉन C, Q अपॉन C। V1 कितना है, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q बाहर की तरफ आप कॉमन ले लीजिए, Q अपॉन C, ध्यान से देखना, है ना। Q अपॉन C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, Q बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बहुत ही बेहतरीन, Q से Q कट गया तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये था किसके लिए, आपका
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर फॉर सीरीज। सीरीज में याद रखना है, ये रेजिस्टेंस की तरह आप उल्टा मत कर देना R1 प्लस R2 C1 प्लस C2, वो होता है पैरेलल के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला जो आता है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल, है ना। पैरेलल की बात की जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होगा। ये ले लिया अपन ने, ये बैटरी बना दी, इसको यहां से चिपका दिया, प्लस माइनस बीच में की छोड़ दे रहे हो। चलो इसका C1 हो गया, इसका C2 हो गया, इसका C3 हो गया। पोटेंशियल सबका सेम है लेकिन चार्ज सब में अलग अलग होंगे, है ना। चार्ज की वैल्यू सब में अलग होगी। तो कहने का मतलब यह है कि Q इज इक्वल टू अगर CV होता है तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1V, Q2 हो जाएगा C2V और Q3 हो जाएगा C3V। समझ गए जी सर? बिल्कुल हम समझ गए। तो टोटल Q इज इक्वल टू होता है आपके पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू होता है CV, क्या होता है CV, तो C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CV इज इक्वल टू V आप कॉमन ले लो, अंदर आपके पास बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसल। फाइनली हमारे पास आंसर जो बच चुका है वो क्या है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। खत्म काम, दिस इज आवर आंसर, यह हमारा उत्तर है। समझ गए बात को? जी सर बिल्कुल समझ गया मैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगला हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो वहां पर एक वर्क करना पड़ता है, एक अपोजिशन जनरेट होता है जिसके खिलाफ हम वर्क कर रहे हैं, और वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में उस कैपेसिटर में स्टोर होता है चार्ज जब करते हैं उस समय। ठीक है, डेरिवेशन इसका नहीं याद करना है क्योंकि यह अपने नहीं है ना। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, और U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, दिस इज देयर फॉर्मूला। C इज इक्वल टू Q अपन V होता है, क्या होता है Q अपन V, वो अगर आप यहां पर पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 Q बाई V इंटू V स्क्वायर। ठीक है, अब देखना आगे ध्यान से। चलो, तो एक V से आपका एक V कट गया और U इज इक्वल टू 1/2 QV, एक ये भी फॉर्मूला आ गया। Q इज इक्वल टू आप दूसरे और फॉर्मूले भी लगा सकते हो, V इज इक्वल टू भी आप लिख सकते हो Q अपॉन C। फॉर्मूले हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से। बाकी अगर नॉर्मली डेफिनेशन और फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप एक फॉर्मूला याद रख लो, हाफ CV स्क्वायर, दिस इज इनफ। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की इस चैप्टर में थ्योरी और डेरिवेशन को कवर करने की। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और आपके एग्जाम में एक बहुत ही हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिएगा, तब तक अपना ख्याल रखते रहिएगा। इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले सारे मेन चैप्टर तो एक बार निपटा ही दूं। देखो, सारे का वादा करना और फिर आपको पता ही है हमारा सिस्टम अलग ही है ना। तो मैं ले आऊंगा सारी चीजें, है ना। चलिए, तो पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा। गुड बाय।